हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं बीरेन पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि हिंदी वाली सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं और स्टार्टिंग कहां से हुई है आपको पता है। पहला लेक्चर आपको मिल चुका है वीट गेहूं, जो कि हमारा खाद्यान्नों का राजा है। और अगर पूछा जाए सबसे इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप कौन है विश्व की, तो आपकी गेहूं ही है। ठीक है, तो स्टार्टिंग यहीं से किए थे। पहला लेक्चर मिल गया था उसका, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा नहीं बनाया, क्योंकि बड़ी क्रॉप है और जब 2 घंटा 2.5 घंटा का वीडियो हो जाएगा तो आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे दिमाग में था कि वीट को कम से कम 2 नहीं तो 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो एक लेक्चर आपके सामने है, ठीक है, उसको देखिए, एंजॉय करिए और कमेंट जरूर करिए। चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाता है। और स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ डेली कहते हैं आज वही फिर कह रहे हैं कि स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ये हमारे कोचिंग का इन्फॉर्मेशन है, नाम। और इसका यूट्यूब चैनल जो है विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक जो है विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, आप अपने नॉलेज को चेक कर सकते हो। बाकी कोचिंग का जो एड्रेस है 9 नंबर क्रॉसिंग पे के पास है, छपेड़ा पुलिया, आप जानते होंगे, बहुत फेमस प्लेस है। जब 9 नंबर क्रॉसिंग पहुंचोगे वहीं से 20 मीटर की दूरी पे के आसपास है कोचिंग। और हमारा जो नंबर है ये हमारी कॉलिंग नंबर भी है और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी। आप इस पे संपर्क कर सकते हैं मैसेज के माध्यम से या कॉल के माध्यम से। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था डेली मैं 10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आपके सामने आऊंगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संकर ज्वार की सर्वप्रथम विकसित की गई प्रजाति है। देखिए यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 वेराइटी दिख रहा है, एक उपरोक्त कोई नहीं दिख रहा। तो आप अपने दिमाग में सोच लो कि संकर ज्वार, ज्वार आप जानते हो सोरगम बाई कलर होता है, ठीक है, कोर्ज क्रॉप होती है, मोटे अनाज वाली फसल होती है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो इस यहाँ पे जो वैरायटी लिखी है जरा सोचो कौन सी वैरायटी होगी, HB फर्स्ट होगी कि गंगा फर्स्ट होगी कि CSH फर्स्ट होगी। तो मेरे हिसाब से आपको पता है और आप वो चीज सही भी सोच रहे हो। तो कौन सी वैरायटी है आपकी, CSH फर्स्ट। ये क्या है, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी किसकी, आपकी सोरगम की, ज्वार की। चलिए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। गंगा फर्स्ट किसकी वैरायटी है, ये मेज की है। किसकी है, मेज की है, मतलब मक्का की है। HB फर्स्ट किसकी फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, ये किसकी है, बाजरे की है। किसकी है, बाजरा। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिएगा। तो पूछा जाता है, देखिए एक क्वेश्चन मत समझना कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में देखिए 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब जैसे ज्वार है, ज्वार का मैंने बोटेनिकल नेम बता दिया, क्या होता है, सोरगम बाई कलर। इसकी सबसे अच्छी क्वेश्चन ये है, इसका सीड रेट पूछा जाता है तो 12 से 15 केजी होता है। कितना होता है, 12 से 15 केजी होता है। इसमें एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है जिसकी वजह से पशुओं में बीमारी हो जाती है। वो बीमारी कौन सी है, पेलाग्रा, लिख लीजिएगा। ज्वार अधिक खाने से एक बीमारी हो जाती है, क्या, पेलाग्रा। तो पेलाग्रा बीमारी की वजह से क्या हो जाता है, जानवर मर भी जाते हैं। ये पेलाग्रा बीमारी होती क्यों है, क्योंकि इसमें HCN अम्ल पाया जाता है। किसमें, इस ज्वार में। HCN अम्ल आता कैसे है, जब वहां पे ड्रॉट कंडीशन हो जाएगी, ठीक, या फ्रीजिंग कंडीशन हो जाएगी। कहां पे, ज्वार के खेत में। समझना, ज्वार के खेत में टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाएगा तो ड्रॉट कंडीशन बन जाएगी, या फ्रीजिंग हो जा रही है, टेम्परेचर बहुत कम हो जा रहा तो भी HCN एसिड प्रोड्यूस होगा। या आप कह सकते हो कोई फिजियोलॉजिकल या कोई मैकेनिकल डैमेज हो जाए। मैकेनिकल डैमेज मतलब जैसे कोई कट लग गया प्लांट पे तो वहां पे भी ए एसिड बन जाता है। इसी को HCN एसिड कहते हैं, हाइड्रोसाइनिक एसिड कहते हैं। और क्या कहते हैं जरा समझिए, प्रूसिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रूसिक एसिड। तो ज्वार में कौन सा टॉक्सी पाया जाता है, HCN या प्रूसिक एसिड। क्यों होता है, जब यहां पे सूखा ज्यादा हो जाता है, या कह सकते हो टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है, या फ्रीजिंग पॉइंट हो जाए, और क्या कोई मैकेनिकल डैमेज हो जाए। ये 3 की वजह से एक एसिड डेवलप्ड होता है प्लांट के केस में। ठीक है, अब प्लांट में एसिड आ जाएगा, जानवर उसको खाएगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, पेलाग्रा। ठीक है,
पूछा जाता है AHCN ए पेलाग्रा प्लांट के किस पार्ट में ज्यादा होता है, तो प्लांट के ऊपरी पार्ट में सबसे ज्यादा होता है। ऊपरी पार्ट पर कौन सा भाग होता है, न्यू भाग होता है, मतलब नई भाग होते। तो नई भाग आप ये भी कह सकते हो नई पत्तियों में सबसे ज्यादा HCN बनता है कंपेयर टू लोअर, ठीक है, या ओल्ड, कुछ भी कह सकते हो। और पूछा जाता है कि न्यू प्लांट में सबसे ज्यादा होता है कि पुराने प्लांटों में, तो न्यू प्लांटों में सबसे ज्यादा होता है। प्लांट के किस भाग में होता है, ऊपरी लीफ में होता है। तो ज्वार से इतना क्वेश्चन बनता है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है। तीखापन आप जानते हो, दो क्वेश्चन यहां पे खूब बनते हैं, एक तीखापन एक लालपन, ठीक है, कि लाल किस वजह से होता है, तीखा क्यों होता है, ठीक है। देखिए यहां पे लिखा है कैप्सेसिन, एलाइल प्रोपाइल, एक मिनट, देखिए यहां पे लिखा है क्या, कैप्सेसिन, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, लाइकोपीन, कुकुरबिटेसिन, ये चार हैं। तो आप देखिएगा, आपको हमें अच्छे से पता है कि आपको आंसर आ रहा होगा। देखिए मैं अभी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा एकदम बेसिक रखा हूं, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग है, अभी से रख देंगे तो आप नर्वस हो जाओगे। अब धीरे धीरे इसमें कुछ टफ क्वेश्चन और डालूंगा, जैसे कि आप अपनी तैयारी को और इंप्रूव कर सको, क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं मतलब सब कुछ मिला के आते हैं, थोड़ा आसान भी आएंगे, थोड़ा टफ भी आएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ठीक ठाक टफ होते हैं, जो खूब बंदा पढ़ता वही कर पाता है। तो इस वजह से धीरे धीरे मैं उस रंग में आ जाऊंगा। चलिए देखते हैं। तो आपको अच्छे से पता है इसका आंसर क्या हो, कैप्सेसिन होगा। क्या होगा, कैप्सेसिन होगा। तो कैप्सेसिन की वजह से मिर्च क्या होता है, तीखापन होता है। कैपजेंथिन, क्या, वो भी लिख लीजिएगा, कैपजेंथिन की वजह से क्या होता है, कैपजेंथिन की वजह से क्या होता है, मिर्च लाल रंग होता है। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से क्या होता है, प्याज में, जो आप प्याज काटते हो ना, देखिए आपके आंख में आंसू आ जाते हैं, आंख में लगता है, कुछ कड़ुआपन दिखता है कि नहीं, तो वही किसकी वजह से होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से होता है। ये क्या है, एक टाइप का सल्फर युक्त यौगिक है, ये भी पूछा जाता है। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड क्या है, एक सल्फर युक्त यौगिक है। बात समझ गए ना, किसमें पाया जाता है, प्याज में पाया जाता है। लाइकोपीन की वजह से क्या होता है, लाइकोपीन की वजह से टमाटर लाल होता है। कुकुरबिटेसिन की वजह से क्या होता है, खीरे में कड़ुआपन आता है। क्या, खीरे में कड़ुआपन आता है। देखिए खीरा आप मार्केट चलाते हो ना, तो उसके दोनों किनारे वाला भाग काट के उस पर रगड़ते हो कि नहीं, तो और कभी कभी खाते हो तो खीरा आपका कैसा लगता है, कड़ुआ टाइप का लगता है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये चीजें आपको पता चल गई। देखिए मिर्च का कौन सा भाग सबसे तीखा होता है, ये भी पूछा जाता है। देखिए मिर्च में कितने भाग होते हैं, एक उसका छिलका होता है, एक उसका सीड होता है कि नहीं। और उसके अंदर आप एक संरचना और देखे होंगे, ऐसे व्हाइट कलर की होती, सीड इसी पे सेट होते हैं कि नहीं, ऐसे आप देखे होंगे। मिर्च के बीचों बीच आप देखते होंगे सीड उसी के ऊपर सेट होते हैं। तो यही फ्रूट में तीन चीज पाया जाता है, उसका छिलका, या आप कह सकते हो सीड, और एक जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, या एक कह सकते हो संपूर्ण फल। तो चार ऑप्शन ऐसे बना देगा। मिर्च का सबसे तीखा भाग है, तो आप क्या कहोगे, तो सब अपने दिमाग में सोच रहे होंगे सीड। आपका ये आंसर गलत है। आपका जो ये व्हाइट कलर का होता है ना, यही सबसे तीखा भाग होता है, व्हाइट कलर। इसका नाम क्या है, प्लेसेंटा। आप लिख लीजिएगा, प्लेसेंटा बोलते हैं इस व्हाइट वाले भाग को। चलिए आगे देखते हैं। प्याज में तीखापन किसके कारण होता है, मैंने अभी ही बता दिया था, तो ठीक है, यहां पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको देख लीजिएगा। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से। प्याज से क्वेश्चन काफी बनते हैं। प्याज में देखिए येलो कलर, व्हाइट कलर जो होता है, किसकी वजह से होता है, क्यूरेसेटिन की वजह से होता है। किसकी वजह से, क्यूरेसेटिन। आप देखते होंगे प्याज कुछ कुछ व्हाइट दिखता है, येलोइश दिखता है, वो क्यूरेसेटिन की वजह से होता है, ठीक है। प्याज का बोटेनिकल नेम क्या होता है, आप जानते होंगे, एकदम सिंपल सा है, आप खुद बताइए क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगा, छोटा सा है, सेपा, ठीक है। अब चलिए और बताते हैं। प्याज का टूयन कितना होता है, 16 होता है। देखिए वेजिटेबल जितनी भी होती हैं, सब्जियां जितनी भी होती हैं, जैसे एक होता है C3, C4 और कैम्प प्लांट,
तो सारी सब्जियां C3 C4 होंगी, लेकिन दो सब्जियां उसमें ऐसी हैं जो कैम है। ठीक है, कौन 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 सी? प्याज और लहसुन। देखिए कैम प्लांट क्या होता है? कैम प्लांट का फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, क्रॉसलेशियन एसिडिक मेटाबॉलिज्म। ये प्लांट ऐसी जगह होते हैं जहां पे पानी की कमी होती है। ठीक है, इनकी पत्तियां नुकीली होती, मांसलदार होती हैं। आप लहसुन और प्याज की पत्तियां देखे होंगे, मोटी होती है, नुकीलीदार होती है, होती है कि नहीं? तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्याज से रिलेटेड, बाकी प्याज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब प्याज का कल्टीवेशन पढ़ाएंगे तो वहां पे सारी चीजें अच्छे से आपको समझाएंगे। निम्नलिखित में से निफाद तिरपन किसकी प्रजाति है? निफाद तिरपन, और कहीं कहीं लिख दिया जाता है क्या? N53। ठीक है, N53 या निफाद तिरपन एक ही चीज होती है। एक किसकी वेराइटी है? आपकी प्याज की वेराइटी है। ऐसे प्याज की बहुत सारी वेराइटी है, जब मैं कल्टीवेशन पढ़ाऊंगा वहां पे आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, फूल गोभी के फूल को धूप से बचाने के लिए क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, खेत में आप करते भी हो, किसान आदमी करता है, क्या करता है? जब धूप ज्यादा हो, सेलिंग कम होती है, अब वो अगर उसका कर्ड जो खाते हैं, जो इडबल पोर्शन होता, खाने योग्य भाग होता, उसको क्या कहते हैं? कर्ड। क्या कहते हैं? कर्ड। एक मिनट, क्या कहते हैं? एक मिनट यार, क्या कहते हैं? कर्ड कहते हैं। ठीक है, जो गोभी में खाते हैं उसको क्या कहते हैं? कर्ड कहते हैं। ये तो क्या हो गया? एग्रीकल्चर के भाषा में। लेकिन अगर बोटनी के भाषा में, वनस्पति के हिसाब से देखोगे, वनस्पति के हिसाब से गोभी में क्या खाते हैं? फूल गोभी में उसका इन्फ्लोरोसेंस खाते हैं, उसका पुष्प क्रम खाते हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है बोटनिकली के बेस पे क्या खाएंगे? आप क्या कहोगे? इन्फ्लोरोसेंस। एग्रीकल्चर में क्या खाते हैं? एग्रीकल्चर बेस पे उसका कर्ड खाते हैं। ठीक है, अब कर्ड लाइट, सनलाइट के टच में डायरेक्ट ना आए, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? उसके कर्ड को ढक देते हैं। कैसे ढकते हैं? जो निचली पत्तियां होती है उसी तोड़ के उसी पत्तियों से ढक देते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? ब्लांचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लांचिंग कहते हैं। और आपके फूल गोभी में एक चीज और होती है, स्कूपिंग। स्कूपिंग क्या होता है जरा समझना। जैसे ये आपका कर्ड लगा है, कर्ड किसी स्टेम से अटैच होता है कि नहीं? जब हम इस कर्ड को अलग करते, इडबिल पोर्शन को अलग करते, इसी को क्या कहते हैं? स्कूपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कूपिंग कहते हैं। तो आप ये भी लिख लीजिएगा, स्कूपिंग। स्कूपिंग। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, प्याज में कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं? तो कितने होते हैं आपके? 16 होते हैं। ये चीजें मैंने बता दी। 18 किसके होते हैं? जितने कोल क्रॉप होते हैं। कोल क्रॉप मतलब आप समझते हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गार्ड गोभी, केल, ब्रूसेल्स स्प्राउट, ब्रोकली, ये सब के कितने होते हैं? 18। 16 किसके होते हैं? मेज के कितने होते हैं? 20 होते हैं। ये भी आप लिख लीजिए, मेज मतलब मक्का। ठीक है, 14 किसके होते हैं? मटर। मटर आप जानते हो, तो 14 किसके होते हैं? मटर के होते हैं। ठीक है, मक्का में कितना क्रोमोसोम नंबर? देख लीजिए, वही चीज यहां पे है, कितना होता है? 20 होता है। मक्का 20 होता है। समझ गए होंगे बात आप। चलिए, निम्न में पडलिंग किसमें किया जाता है? पडलिंग क्या होता है इसके जरा समझना। देखिए, ये क्या है? फील्ड प्रिपरेशन होती है। ठीक है, पडलिंग किसमें आती है? फील्ड प्रिपरेशन में आती है। ठीक है, अर्थिंग किसमें आती? फील्ड प्रिपरेशन में नहीं आती है, वो इंट्रा कल्चर में आती है। एक होता है इंटर कल्चर, एक होता है इंट्रा कल्चर। ठीक है, इंटर कल्चर क्या होता है? जब कटाई और बुआई के बीच में जो ऑपरेशन करोगे वो क्या कहलाएगी? इंटर कल्चर। ठीक है, और इंट्रा कल्चर किसको कहते हैं? जब बुआई से लेके कटाई के बीच में आप करोगे तो क्या होगा? वो इंट्रा कल्चर। जैसे फसल आज काट दिए, ठीक है, अब एक समय आएगा फिर उसी खेत में कोई फसल बोओगे। ये जो गैप मिला है आपको, मिला है कि नहीं? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, इसके बीच में जो भी करोगे आप, ये इंटर कल्चर ऑपरेशन होगी। ठीक है, और देखिए, अब फसल बो दिए हो, बोने के बाद फसल कटने वाली है। कटने से पहले, ठीक है, फसल के बीच में जो ऑपरेशन करते हो क्या होती है? इंट्रा कल्चर ऑपरेशन होती। क्या होती? इंट्रा कल्चर।
तो इंटरकल्चर ऑपरेशन में क्या हुआ, फील्ड की जुताई करना हुआ कि नहीं, आप क्लीनिंग करते हो, खेत की सफाई करते हो, तो ये सब क्वेश्चन बनता है। और यहां पे इंट्राकल्चर में क्या होगा, जैसे मेढ़ी चढ़ाना हुआ, ठीक है, अंधी गुड़ाई, ब्लाइंड होइंग करना, फर्टिलाइजर की ब्रॉडकास्टिंग करना, इरिगेशन देना, पेस्टिसाइड डालना, इंसेक्टिसाइड डालना, हर्बिसाइड डालना, ये सब चीजें जो कर रहे हो किसके अंतर्गत आती है, ये आती है आपके इंट्राकल्चर के अंतर्गत। तो पडलिंग आपकी किसमें आएगी, इंटरकल्चर ऑपरेशन, क्योंकि बुआई से पहले, प्लांटिंग के पहले किया जाता है। क्या किया जाता है, पानी और मिट्टी को आपस में मिक्स कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, आपस में मिक्स कर दिया जाता है। पडलिंग के फायदे क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। देखिए पडलिंग क्या होगा, मिट्टी को और पानी को एक में मिक्स कर दिए, ऊपर से पाटा लगा देते हैं, तो उस पर एक लेयर बन जाती है। लेयर बनने से क्या होगी, तो जो माइक्रोपोर होते हैं किसके, सॉइल के, जो उसके अंदर स्पेस होते हैं, वो स्पेस में एक लेयर चढ़ जाती है, जिससे क्या होता, पानी का ऊपर से नीचे धीरे धीरे जाएगा, एकाएक नहीं चला जाएगा। तो वाटर होल्डिंग मतलब वाटर होल्ड रहने लगेगा, और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती। क्यों, क्योंकि जब पानी धीरे धीरे जाएगा तो पानी के साथ भी न्यूट्रिएंट का लीचिंग धीरे धीरे होगी कि नहीं होगी, तो अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है। और क्या होता है, वीड नहीं निकलते हैं। वीड क्या होते हैं, वो जब एक सॉइल में लेयर बन गई है तो क्या होगा, सॉइल में लेयर बन गई है तो वीड के सीड सारे सॉइल के अंदर हैं, वो निकल नहीं पाते हैं। पडलिंग के बड़े फायदे होते हैं, करना भी चाहिए। मोस्टली किस क्रॉप में की जाती है, राइस में की जाती है। किस में की जाती है, आपके धान में की जाती है। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए ऐसे वीट का आप जानते ही होंगे, वीट में कोई ऐसा विशेष नहीं, इसका तो जनरल चीजें होती। मक्का में काफी टर्म आते हैं, ठीक है, जैसे मक्का में काफी टर्म आते हैं, जैसे क्या क्या आता है आप लिख लीजिएगा। आता है रैपेनिंग, ठीक है भाई, परिपक्वता हो जाती बाद में, तो सब में होता है, ठीक है। और आप लिख लीजिएगा गन्ने में क्या क्या ऑपरेशन करते हैं, रैपिंग, क्या करते हैं, रैपिंग। और क्या करते हैं, दूसरा लिखिए, अर्थिंग अप करते हैं, अंधी मेढ़ी चढ़ाते हो नहीं, वो भी करते हो, ठीक है। और क्या करते हैं, ब्लाइंड होइंग, अंधी गुड़ाई करते हो नहीं, कब करते हो, जर्मिनेशन के टाइम करते हो, ठीक है। तो ये सब ऑपरेशन होता है जो कि आपका रैपिंग हो गया, ब्लाइंड होइंग हो गया, अर्थिंग हो गया। तो ये सब ऑपरेशन पूछा जाता है किसमें किया जाता है, तो एक एक करके हम आगे और डिटेल से आपको बताएंगे। मक्का की बात करेंगे, यहाँ दो चीज होती है, एक टेसल होता है, एक सिल्क होता है। टेसल मतलब नर भाग और सिल्क मतलब फीमेल भाग, ठीक है। ये दोनों को निकलने को क्या कहते हैं, टेसलिंग और सिल्किंग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जलोढ़ मृदा कहां पाई जाती है। देखिए जलोढ़ मृदा आप जानते हैं, जलोढ़ मृदा मतलब एलुवियल सॉइल कहां बनती है, ये नदियों के किनारे बनती हैं, ठीक है। नदियों के किनारे मृदा पाई जाती है, ठीक है। और अच्छे से आपको पता है सबसे ज्यादा नदी किस प्रदेश में है, आप अच्छे से आपको पता है क्या, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा खेती या सबसे ज्यादा भारत में यही मृदा पाई भी जाती है, सबसे ज्यादा, ठीक है। और सबसे ज्यादा खेती भी इसी मृदा पे की जाती है, नदियों के किनारे वाले। इसके दो भाग होते हैं, एक खादर होता है, एक भागर होता है, ठीक है। खादर क्या हो गया, जो नदियों द्वारा लाई गई नई मृदा को कहते हैं खादर। भागर किसको कहते हैं, जब वही मृदा पुरानी हो जाती उसको भागर कहते हैं। देखिए घर में आप भंगार लगते हो ना, कहते हो यार बहुत भंगार मेरे घर में हो गया है, कहने में तो वो चीजें सारी पुरानी हो गई है। तो पूछा जाता है नदियों के किनारे पुरानी मृदा को क्या कहेंगे, भंगार कहेंगे या भागर कहेंगे, ठीक है। और वही चीज जो आज आई है नई मृदा है उसको क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। दोनों को मिला के क्या कहेंगे, जलोढ़ मृदा कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अधिक निराई गुड़ाई करने से फसल की जलमांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जरा समझना। कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई जब ज्यादा निराई गुड़ाई करेंगे या हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो पानी ज्यादा पिएंगे, लेकिन यहां कुछ उल्टा होता है, समझना कैसे। देखिए
जब आप निराई गुड़ाई, दो टर्म आ गए। निराई मतलब क्या होता है, जो ठीक है, जो भैया जो प्लांट ऐसा है जो हमारे खेत में बेकार है उसको हम खेत से बाहर करेंगे, उसी की निराई कहते हैं। गुड़ाई क्या होती है, मिट्टी को ऊपर से नीचे अलटना पलटना, क्या कहलाता है, गुड़ाई कहलाता है। देखिए जब प्लांट को जो हमारे लिए बेकार है उसको हम खेत से बाहर कर दे रहे हैं तो क्या होगा, अब यहां पे अगर मान लीजिए गेहूं के 10 प्लांट है, इसी में 4 किसी वीट का प्लांट है, कोई खरपतवार है कि नहीं। अब चारों को हम खेत से रिमूव कर देंगे तो हमारे खेत में मॉइस्चर परसेंटेज बनी रहेगी कि नहीं भाई। अब तक 14 प्लांट थे उसमें जो पानी ले रहे थे, अब लेकिन 4 हम बाहर कर दिए, अब 10 ही लेंगे कि नहीं। तो पानी हमारे खेत में बचा रहेगा कि नहीं। अगर हमारे खेत में पानी बचा रहेगा तो जलमान मतलब आप जल मांग मतलब समझते हो, मांगना। जब आपके पास नहीं रहेगा तभी आप दूसरे से मांगोगे। तो वही चीज है, जब खेत में पानी रहेगा तो जल मांग क्या होगा, कम होगा कि नहीं। तो वहां पे प्लांटों की कमी हुई। निराई कर गुड़ाई करके क्या होगा, गुड़ाई करके देखिए कंपैक्ट लेयर को लूज कर देते हो। गुड़ाई करके जब कठोर मृदा होती है उसको लूज कर देते हो। लूज करोगे तो पानी क्या होगा, नीचे तक जाएगा, नीचे तक जाएगा, सॉइल मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। अगर कठोर हमारी मृदा का जो ऊपरी भाग है वो कठोर है तो एक लेयर बना लेगी, पानी नीचे जा ही नहीं पाएगा, पानी इवोपरेट हो जाएगा या तो रन ऑफ हो जाएगा कि नहीं। तो अंदर तक जब पानी नहीं जाएगा तो मॉइस्चर परसेंटेज अंदर कमी होगी कि नहीं। तो जब कमी होगी कुछ दिन बाद उसको फिर मांगना पड़ेगा, भैया हमें पानी दो। कहने का मतलब निराई गुड़ाई करने से जल मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल मांग कम लगता है। ठीक है, इतना समझ जाना। जितना गुड़ाई कर दोगे, जितनी जुताई कर दोगे तो मॉइस्चर परसेंटेज वहां पे ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी नीचे तक जाएगा तो पानी वहां पे रहेगा ही है। अगर जुताई नहीं करोगे, गुड़ाई नहीं करोगे तो लेयर एक बनाएगी तो पानी नीचे जा नहीं पाएगा, तो पानी क्या होगा, रन ऑफ हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए कल वीट में मैंने आपको जलवायु तक बता दिया था, सारी चीजें एक एक करके, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, क्या कैसे, इसके आगे जितना था तो सब कुछ बता दिया था। चलिए आज वीट का दूसरा लेक्चर है तो देखते हैं। पहले क्या है, बुवाई के आधार पे प्रजातियों की बात करोगे, बहुत सारी प्रजातियां हैं, बस आपको यहां पे कुछ याद रखना है। अभी आगे वो आएगा जीन के बेस पे, ठीक है, 1 जीन, 2 जीन, ट्रिपल जीन, इसके बेस पे। तो यहां पे देख लो वैरायटी का नाम लिखा है, आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बताएंगे। विलंब से बोई जाने वाली ये हलना वैरायटी बहुत फेमस है, ठीक है, हलना वैरायटी बहुत फेमस है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब तो कई हलना आ गया, उन्नत हलना आ गया, गोल्डन हलना आ गया, ठीक है, तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। देखिए नीचे लिखा नोट में, गेहूं की बौनी जीन नोरिन 10, ठीक है, किसके द्वारा खोजी गई थी, गोरिंजियो इजुका के द्वारा खोजी गई थी। कहां पे, जापान में 1935 में। भारत में सबसे पहले अमेरिका से 1963 में बोनी किस्म, जिसमें सोनारा 63, सोनारा 64, लरमा राजो 64 तथा मायो 64 वैरायटी भारत में आई थी। आने के बाद किसको मिला क्या नाम, स्वामीनाथन जी को। स्वामीनाथन जी ने इसी वैरायटी से और सारी वैरायटी तैयार किया। कहां पे, IARI में, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पे है आपका, पूसा, न्यू दिल्ली में है। तो वहीं पे ये वैरायटी आई थी 1963 में। 1965 से इसकी खेती करनी स्टार्ट, इससे पहले इसका ट्रायल लगाया गया था। वही चीज है ना, हम आपके घर में जाएंगे, पहले आप हमें चेक करोगे बंदा ईमानदार है कि नहीं, इसके अंदर कुछ गलत आदत तो नहीं है, तब आप हमें छोड़ दोगे कि अपने पूरे घर में घूमने के लिए। बात समझे कि नहीं। तो यही चीज यहां पे भी आई। ये वैरायटी कहां से आई थी भाई, मैक्सिको से आई थी। मैक्सिको से आने के बाद अब इसके अंदर कुछ ऐसा करेक्टर तो नहीं था कि हमारे पूरे सॉइल को बर्बाद कर दे, ठीक है, जो कि बाद में बड़ी दिक्कत आए। तो इसके छोटे से एरिया में ग्रो करके चेक कर लिया गया। चेक करने के बाद ये पता चला नहीं इसका करेक्टर अच्छा है, तो क्या किया गया 1965 से तो इसको पब्लिक कर दिया गया है। चलो ठीक है, अब तुम लोग खेती करो। 1966-67 में पूरे इंडिया में कवर कर लिया गया और पूरे एरिया में खेती की जाने लगी। ठीक है, इतनी सारी चीजें। ए भैया नोरिन 10 के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। नोरिन एक वेराइटी थी, उसका करेक्टर क्या हो गया, वो बहुत छोटी होने लगी। तो लोगों को लगा अरे यार ये तो अचंभा हो गया, पहले गेहूं के प्लांट बहुत बड़े बड़े होते थे। तो बाद में जो नोरिन प्लांट था, जो वेराइटी थी, उसका यूज किस में करने लगे हम,
जीन के रूप में करने लगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे देखिए जीन के आधार पे, ये चीज आपसे खूब पूछी जाती है। ठीक है, ये चीज आप पढ़ लेना, जीन के आधार पे वैरायटी। देखिए 1 जीन वाली, 2 जीन वाली, 3 जीन वाली, ये चीज आप याद रखिएगा। देखिए जीन के बेस पे मैंने बताया था, जीनोम के बेस पे क्लासिफिकेशन। अगर 1 जीनोम मिलेगा तो डिप्लॉइड, अगर 2 जीनोम मिलके बना रहा तो टेट्रापोलाइड, अगर तीनों जीनोम मिलके बना रहा तो क्या हो गया था, हेक्सापोलाइड। मतलब अगर जो जीनोम यूज कर रहे हो ए, वो पेयर में आएगा, तो 1 1 2 हो गए, मतलब 2 मतलब डिप्लॉइड। अगर 2 जीनोम यूज कर रहे हो, जीनोम ए जीनोम बी, तो ए भी पेयर में होगा, ए भी पेयर में होगा, 2 2 4 हो गए, नहीं 4 मतलब टेट्रापोलाइड, मतलब चतुर्थ गुणित। अगर हेक्सापोलाइड की बात करोगे तो यहां पे तीनों जीनोम यूज किया गया था, तो या ए भी पेयर में होगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 मतलब क्या, षष्ठ गुणित या हेक्सापोलाइड। तो उसी के बेस पे वैरायटी बनाई गई थी, जो कि आपको यही याद रखना है। और देख लो क्या क्या है इसमें। पहला नंबर तो यही है कि 1 जीन वाली सोनालिका यूपी 262, गिरजा, कल्याण, सोना, अर्जुन, जनक, जवाहर, हीरा, मोती, संगम। ये वैरायटी आप जरूर याद रखिएगा, यही चीज पूछी जाती है। एक वैरायटी और लिख लो, HD 2329 2329। ये वैरायटी सबसे ज्यादा ग्रीन रिवोल्यूशन में, हरित क्रांति में यूज की गई थी। या जो देखिए हरित क्रांति आई थी मोस्टली किस क्रॉप पे काम की थी, इसी क्रॉप पे, वीट गेहूं पे काम किया था। दूसरे नंबर पे कौन थी, राइस थी। ठीक है, तो जो वीट का प्रोडक्शन बढ़ा था, किस वैरायटी का यूज करके सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाया गया था, तो HD 2329 यही वैरायटी सबसे ज्यादा यूज की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे भूमि। ठीक है, भूमि की बात करेंगे, सॉइल की बात करेंगे। देखिए डोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। देखिए डोमट भूमि ऐसी होती है, इसमें सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक है, तो ये तीनों के बराबर माना जाता है। क्या बराबर पाए जाते हैं, और उपजाऊ मृदा सबसे ज्यादा यही होती है। तो इसमें गेहूं की खेती अगर आप करोगे तो आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा। ठीक है, पीएच से क्वेश्चन आते हैं, जरा समझ लेना। यहां से पीएच के फादर क्या कौन है, सोरेनसन, फादर ऑफ पीएच सोरेनसन। पीएच एक स्केल होता है, ठीक है, इस पे नंबर होते हैं। तो पीएच स्केल की रीडिंग कितने से कितने तक होती है, 0 से 14, ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, 0 से 14, 0 से 7 एक बीच में पड़ेगा। 0 से 7 क्या होगा, एसिडिक। 7 से 14 क्या होगा, बेसिक। एसिडिक मतलब अम्लीय, बेसिक मतलब क्षारीय। ठीक है, और अगर किसी भी मृदा का पीएच 7 है, वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, मतलब उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। देखिए 7 से थोड़ा नीचे जाओगे, ऊपर जाओगे, सॉरी कहां जाओगे, ऊपर, कहां तक जाओगे, 8.5 तक। किसी भी सॉइल का पीएच 8.5 से कम होगा तो क्या होगा, सैलाइन सॉइल होगा। क्या होगा, सैलाइन सॉइल होगा। ठीक है, अगर किसी मृदा का पीएच 8.5 से अधिक होगा तो वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी एल्कलाइन सॉइल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एल्कलाइन सॉइल। तो पीएच से इतने क्वेश्चन बनते हैं। फादर ऑफ पीएच कौन, सोरेनसन। पीएच स्केल की रीडिंग कितनी होती, 0 से 14, 0 से 7 एसिडिक, 7 से 14 बेसिक। एसिडिक मतलब अम्लीय, बेसिक मतलब क्षारीय। 8.5 से कम होगा तो क्या होगा, सैलाइन। 8.5 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, एल्कलाइन सॉइल। ठीक है, बुआई की बात करेंगे तो बुआई की बात आप देख लो बेटा, सब कुछ लिखा है। तो आप बुआई का समय देखिए अक्टूबर से लेके दिसंबर तक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर बात करेंगे किसकी, एग्जैक्ट टाइम की, तो अक्टूबर नवंबर सबसे अच्छा माना जाता है। क्या, अक्टूबर नवंबर इसके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगेती पछेती की बात कर लेंगे तो आप देख सकते हो। ठीक है, देखिए कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है, प्रथम पखवाड़ा, द्वितीय पखवाड़ा, या फर्स्ट फोरनाइट, सेकंड फोरनाइट। पखवाड़ा मतलब कितने दिन का होता है, 15 दिन का। अगर पहला पखवाड़ा लिखा है, ठीक है, तो पहला पखवाड़ा मतलब क्या हो जाएगा, 1 से 15 तारीख के बीच। दूसरे पखवाड़े की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 से 30 तारीख। ठीक है, तो पखवाड़ा 15 दिन का होता है। फर्स्ट फोरनाइट 15 दिन का होता है। तो फर्स्ट फोरनाइट इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, पखवाड़ा। ठीक है, देखिए एक चीज और आपको बता दें, अगर जैसे आपको लगता है कि कुछ डाटा है, कहीं आप पीएच देख लियो हो, क्या नाम
5 से 7.5। तो आप कहोगे तो सर जी गलत बता दीजिए। तो बेटा देखिए, कुछ बुक का स्टैंडर्ड होता है, हो सकता है आप 12th वाली बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहां पे उसका स्टैंडर्ड कुछ और है। हम लोग जो दे रहे हैं एक स्टैंडर्ड बुक का डाटा दे रहे हैं, गलत कहीं कुछ नहीं होगा, इस चीज की गारंटी है, ठीक है। अगर कहीं कुछ लगता है तो आप कमेंट मेरे पास करोगे, मैं आपको सोर्स दिखाऊंगा वो बुक जो कि मार्केट में अच्छा खासा उसका डिमांड है, ठीक है, और ICR पब्लिश की है। तो छोटे मोटे बुक से नोट्स नहीं बनाते हैं, तो ये सब चीजें करना, कहीं आपको किसी चीज का डाटा गलत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इतनी सारी चीजें आप समझ गए। बीज दर की बात करेंगे, ये चीजें आपके लिए बहुत मैटर करती है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। हल के पीछे कूड़ में देखिए, हल के पीछे कूड़ की बात आएगी तो ये 2 प्रकार का होता भी आगे आएगा, देख लीजिएगा। 90 से 100 kg पछेती किस्म के लिए 125 से 150 kg, डिबलर से 25 से 30। डिबलर क्या होता भी आगे बताऊंगा। सीड ड्रिल 80 से 100 kg, समय से बुआई करेंगे तो 100 kg मान के चलिए। बोनी जात के लिए 100 kg मान के चलिए। कहीं कहीं आपको 100 to 125 मिलता है, 100 से 125 भी kg, तो गलत आप मत मानिएगा, ठीक है। इतना है, ये आपका बीज दर है, इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। 1 मिनट, चलो इतना सारी चीजें हो गई ना। आगे देखते हैं बीज शोधन। बीज शोधन क्या होता है? जैसे देखिए, बोने से पहले बीज को उपचारित किया जाता है केमिकल से। क्यों किया जाता है? क्योंकि सॉइल में बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, बहुत सारे फंगस होते हैं, जो कि जैसे हम सीड को ब्रॉडकास्ट करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, वो फंगस सीड को हमारे अटैच कर लेगा तो वो दिक्कत करेगा। या बहुत सारे फंगस ऐसे होते हैं जो सीड के अंदर ही होते हैं, तो हम अगर बीज को क्या करना है, उपचारित करके बो रहे हैं, तो हम इससे बच सकते हैं। तो किससे कर सकते हो? कार्बेंडाजिम या बावेस्टिन उसको बोलते हैं, कार्बोक्सिन जिसको बीटावैक्स बोलते हैं। तो लगभग 2.5 ग्राम प्रति किग्रा बीज से उपचारित कर कर हम बो सकते हैं, ठीक है। ये भी चीजें खूब पूछी जाती है। देखिए, और एक चीज होता है PSB, फास्फोरस सल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया, इसका फुल फॉर्म फास्फोरस सल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया। ये भी एक पाउडर होता है। इससे 5 ग्राम पर केजी ऑफ सीड, मतलब 5 ग्राम पर किलो ऑफ सीड के बेस पे हम उपचारित कर सकते हैं। इससे क्या होगा? PSB से, देखिए PSB जब आप डालोगे सॉइल में सीड के साथ, ठीक है, वो सीड के साथ जाएगा तो सीड कहीं सॉइल में ऐसे पड़ेगा, उसी में आप क्या करोगे भाई, फास्फेटिक फर्टिलाइजर भी डालोगे, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर भी डालोगे, पोटेशियम फर्टिलाइजर भी डालोगे। जो आपका फास्फेटिक फर्टिलाइजर होता है, ठीक है, जो फास्फोरस होता है, वो सॉइल में क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, मतलब घुलनशील नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? इनसॉल्युबल, अघुलनशील होता है। जब वो घुलेगा नहीं, सॉइल में मिलेगा नहीं, तो प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करेगा? इसका मतलब हमारे लिए वो फास्फोरस क्या है? बेकार है कि नहीं? तो ये चीज याद रखिएगा। लेकिन जब सीड के आसपास आपका PSB पड़ा रहेगा, फास्फोसल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस सल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया, तो जब ये फास्फोरस जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर बगल में पड़ा है उसको पाएगा ना, तो एक्टिव कर देगा, ठीक है। एक्टिव कर देगा तो क्या हो जाएगा? अघुलनशील से घुलनशील में वो परिवर्तित कर देगा। जब वो घुल जाएगा तो घुलने के बाद वो सॉइल में मिलेगा, तो सॉइल से हमारा प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका काम ये होता है। इतना आप समझ गए होंगे। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। अब बात करेंगे किसकी? उपयुक्त दूरी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उपयुक्त दूरी की बात करेंगे। बस आप रो टू रो प्लांट याद रखिएगा, कितना है? 22.5 खूब पूछा जाता है कि गेहूं में रो टू रो प्लांट कितना रखते हैं? 22.5। और जो प्लांट टू प्लांट होता है ये कितना होता है? 8 to 10 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 8 to 10, 8 से 10 सेंटीमीटर। बीज बोने की गहराई, ठीक है, सोइंग डेप्थ पूछा जाता है। 3 से 5 यहां पर लिखा है, तो मोस्टली आपको 5 सेंटीमीटर माना जाएगा। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि पछेती बुआई करने के लिए उपयुक्त गहराई होनी चाहिए। अगर पछेती आप बुआई कर रहे हो तो वहां पे 4 सेंटीमीटर होता है। क्यों?
क्योंकि आप जानते हो यार कि बुआई लेट कर रहे हो तो हम सोचेंगे जल्दी से जर्मिनेट हो जाए, तो उसमें क्या करेंगे, गहराई को कम कर देते हैं। अब 1 सेंटीमीटर गहराई कम कर दिए हो तो 1 सेंटीमीटर निकलने के लिए कुछ समय बच जाएगा कि नहीं, तो इस वजह से गहराई कम करके बोते हैं। किसमें? पछेती किस्मों में। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे लिखा है बुआई की विधियां, ठीक है, यहां पे आप समझिएगा, यहां पे क्वेश्चन बनते हैं खूब, ठीक है। देखिए बुआई की मुख्यतः 4 विधियां हैं, देखते हैं कौन कौन। एक छिटकुआ विधि होती है। छिटकुआ विधि सबसे कॉमन विधि है, सबसे सामान्य विधि है, सबसे पुरानी विधि है, लेकिन सबसे ज्यादा भी यूज नहीं किया जाता है। आप अभी गांव में देखते होंगे लोग ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए बुआई का कौन सा मेथड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है तो सीड ड्रिल मेथड यूज किया जाता है। कौन सा? सीड ड्रिल। सीड ड्रिल के बारे में अभी बताते हैं, ठीक है। तो सबसे सरल और सबसे पुरानी विधि कौन सी है? ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में पूछा जाता है क्या चीज आप कभी नहीं मेंटेन कर सकते हो भाई? प्लांट टू प्लांट, रो टू रो डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर सकते हो। पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौध से पौध की दूरी कभी नहीं मेंटेन कर सकते हो। इतना समझ गए, ठीक है। और इसमें सीड रेट जो होता है, बीज दर जो होता है, ज्यादा लगता ही है, ठीक है। जर्मिनेशन परसेंटेज बीज से कम होता है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, सीड रेट बढ़ा के डालते हैं, ठीक है। हल के पीछे कूड़ में देखिए हल चलता रहता है, उसी के पीछे आप क्या करते हो, ऐसे सीड गिराते हुए चलते हो कि नहीं, ऐसे करके ऐसे चलते हो कि नहीं, उसी के पीछे गिराते रहते हो सीड। तो हल के पीछे की बुआई होती है वो 2 विधि है, एक केरा है, एक पोरा है, ठीक है। केरा पोरा बहुत पूछा जाता है। देखिए जहां पे नमी अधिक होती है वहां पे केरा यूज किया जाता है, और जहां पे नमी कम होती है वहां पे क्या यूज किया जाता है, पोरा। तो देखिए नमी ज्यादा रहेगी तो हल चल रहा है, आप मस्ती में सीड ऐसे गिराते हुए चल दे रहे हो हाथ से, ठीक है। सीड कहीं भी गिरेगा, नीचे ऊपर, मतलब या तो एक डेप्थ तक गिरेगा, तो अगर ऊपर भी गिर जाएगा तो उसको मॉइस्चर मिल जाएगा और जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। और पोरा में क्या होगा, यहां पे नमी कम है, नमी कम होगा तो अब उसको एक डेप्थ तक गिराना होगा। ये नहीं कि मतलब 3 सेंटीमीटर पे भी गिर जाएगा तो जर्मिनेट कर जाए, क्योंकि मॉइस्चर ही नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही 5 सेंटीमीटर के अंदर डाल दोगे तो मॉइस्चर नीचे से वो एब्जॉर्ब कर लेगा कि नहीं कर लेगा। तो यहां पे क्या किया जाता है, जो हल होता है, जो आपका हल होता है उसके पीछे फनल लगा दिया जाता है। मान लीजिए ये आपका हल है, ठीक है, ये आपका हल है, यहाँ पे फार लगा है, ये मिट्टी को चीरते हुए आगे जा रहा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक फनल लगा देंगे, ऐसे पाइप, ठीक है। यहाँ पे यहीं से बीज गिराते हैं तो ये मिट्टी को चीरते हुए ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो पीछे उसी गहराई पे यहाँ सीड गिरते हुए ऐसे आगे जा रहा है। तो कहने का मतलब पोरा विधि से बीज की जो गहराई होती है, सोइंग की जो डेप्थ होती है वो मेंटेन रहती है। जितना सेंटीमीटर आप चाहोगे उतने सेंटीमीटर जाएगी। और यहाँ पे केरा में ऐसा नहीं होगा, किसान अपने हाथ से मैनुअली ऐसे गिराता रहता है, मतलब अपने हाथ से गिराता हुआ चलता है। तो ये पूछा जाता है हल के पीछे केरा पोरा, केरा कहाँ यूज करेंगे, जहां नमी ज्यादा होगा, पोरा कहाँ यूज करेंगे, जहां नमी कम होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सीड ड्रिल मेथड, ठीक है। देखिए सीड ड्रिल मेथड से क्या होता है, सीड ड्रिल मेथड आप जानते हो, देखे होंगे अब तो कई सीड ड्रिल आ गए हैं, फर्टी सीड ड्रिल आ गया, ठीक है, सीड ड्रिल आ गया, उसमें 2-2 बॉक्स लगे रहते हैं। जैसे आपका कल्टीवेटर होता है, कल्टीवेटर जैसा होगा उसी के ऊपर बॉक्स बने रहेंगे, तो बॉक्स से पाइप निकली रहती है जो फार के पीछे लगी रहती है, वो जमीन को ऐसे चीरते हुए जाता है आगे और उसी में फर्टिलाइजर और सीड को गिराता हुआ जाता है। यही है। इससे क्या कर सकते हो, पंक्ति से पंक्ति की दूरी मेंटेन कर सकते हो। देखिए लिखा भी, इच्छानुसार बीज दर और पौध दूरी को समायोज किया जा सकता है। इस विधि से बोने का अंकुरण अच्छा होता। क्यों अच्छा होता? क्योंकि फर्टिलाइजर सीड एक ऑप्टिमम डेप्थ पर एक जगह गिरते रहते हैं। अब ब्रॉडकास्टिंग कर दियो, फर्टिलाइजर यहां गिर गया, सीड वहां गिर गया। अब सीड को जरूरत क्या है, फर्टिलाइजर की, और फर्टिलाइजर को जरूरत क्या है, वो सीड को न्यूट्रिएंट देना। अब दोनों एक पास है ही नहीं तो मिलेगा कहां से। तो इस वजह से इस विधि से सारी चीजें मेंटेन रहती है। इसी वजह से सबसे अच्छी विधि कौन मानी जाती है, सीड ड्रिल। डिबलर विधि होता है, डिबलर विधि बहुत कॉस्टली होता है, महंगा विधि होता। क्यों? क्योंकि वही ना, एक होल करोगे उसमें सीड डालोगे तो यहां पे लेबर की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन इसका फायदा भी है। क्या फायदा है
कि डिबलर विद यूज कौन करता है? वैज्ञानिक लोग करते हैं, साइंटिस्ट लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हो ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड लाते हैं, ठीक है। अब उनको सीड को बचाना है, भाई पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा ठीक है, लेकिन सीड बनाने में बहुत माथा मारना पड़ता है, बहुत समय देना पड़ता है, तो उनको सीड को बचाना है। सीड को बचाने के लिए वो क्या करते हैं? डिबलर मेथड का यूज कर देते हैं। अब वहां पे 25 से 30 केजी लग रहा, नॉर्मल मेथड्स करेंगे 100 केजी। जितने सीड में 4 हेक्टेयर की सोइंग करेंगे, बात समझना, उतना हेक्टेयर अगर डिबलिंग कर सीडलिंग कर देंगे, ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे तो 1 ही हेक्टेयर होगा। यहां तो 25 से 30 लग रहा, वहां तो 100 केजी लग रहा। तो सीड को बचाता है, और वैज्ञानिक विधि से अगर कोई खेती कर रहा है या वैज्ञानिक लोग जो खेती करते हैं वो इसी विधि का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसे होल करेंगे तो उस होल में सीड डाल देंगे एक एक से, ठीक है। एक आपकी आती है FIRB, ठीक है। तो फरो इरिगेटेड राइज्ड बेड मेथड, फरो इरिगेटेड राइज्ड बेड मेथड, ठीक है। ये अभी डायरेक्टरेट ऑफ वीट कहां पे है? करनाल में, वहां पे यूज किया गया, वहां पे इस विधि का डेवलपमेंट किया गया। इसमें क्या हुआ, आप जानते हो पंजाब हरियाणा में पानी की बहुत कमी है, वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया, क्योंकि वहां पे किसान जानते हो कितनी खेती करता, पानी डेली निकाल रहा हो, तो एक समय ऐसा आएगा तो भाई कम तो हो ही जाएगा। तो पानी की कमी वहां पे है, अब खेती करना है, तो साइंटिस्ट लोग क्या किए, डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च के करनाल में जो है, उन्होंने ऐसा विधि का डेवलपमेंट किया जहां पे लगभग 50% पानी बचाया जा सकता। पानी कैसे बचाते हैं? वहां पे बेड बनाते हैं, सीड बेड बना के खेती करते हैं, बस आप इतना याद रख लो, बाकी सारी चीजें लिखी गई है। तो यही पूछा जाता है कि गेहूं की कौन सी सबसे नई विधि, बुवाई की कौन सी विधि सबसे नई है, तो कौन सी है? FIRB, फरो इरिगेटेड राइज्ड बेड मेथड। बेड मतलब आप जानते हो, ठीक है। कहां पे डेवलप की गई थी? डायरेक्टरेट ऑफ वीट कहां पे है? करनाल में, ठीक है। ये सब चीजें देखिए यहां पे लिखा है, इसमें कम से कम आधे सिंचाई जल की बचत होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपकी बात आ गई क्या? खाद एवं उर्वरक, ठीक है। खाद और उर्वरक, एक होता खाद, दूसरा होता उर्वरक। खाद और उर्वरक में पहले अंतर सुन लो। देखिए क्या मैंने कहा, एक खाद ऐसे लिख लो, ठीक है। ये हो गया आपका मैन्योर, ये आपका क्या हो गया? फर्टिलाइजर। एक होता है मैन्योर, एक होता फर्टिलाइजर। जल्दी जल्दी डिफरेंट बताओ। देखिए क्या, जो आपका मैन्योर होता है एक कैसा होता? कार्बनिक होता। कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक होता है, और फर्टिलाइजर क्या होता है? इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक होता। लेकिन एक फर्टिलाइजर ऐसा है जो क्या होता है? कार्बनिक होता है। उस फर्टिलाइजर का नाम क्या है? यूरिया। यूरिया क्यों कार्बनिक होता? क्योंकि जब यूरिया का फार्मूला आप लिखोगे, देखो उसमें उसके बीच में C पड़ता है। C मतलब कार्बन, जहां पे कार्बन पाया जाएगा तो क्या होगा? कार्बनिक होगा, ठीक है। चलिए और क्या हो गया? जो मैन्योर होता है इसका प्रयोग कब करते हैं? सोइंग से पहले करते हैं, लगभग 15 से 20 दिन पहले करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका जो सॉइल में मिलता है, मिलने को क्या कहते हैं बताइए आप? मोबाइल बोलो, मैं तो बताऊंगा ही। देखिए सॉइल में जो मैन्योर डाला जाता है 15 से 20 दिन पहले, ठीक है। और 15 से 20 दिन पहले क्यों डाला जाता है? ठीक है, तो इमोबिलाइजेशन से बचने के लिए डाला जाता है। क्या? इमोबिलाइजेशन से बचने के लिए डाला जाता है। और फर्टिलाइजर कब डाला जाता है? बुआई के समय या बुआई के बाद डाला जाता है, ठीक है। देखिए इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं, यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट कम होते हैं। पोषक तत्वों की संख्या यहां पे कम होगी, यहां पे ज्यादा होगी। मैन्योर में सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, लेकिन जो आपको फर्टिलाइजर है ना, फर्टिलाइजर में 1 2 3 ऐसे पाए जाएंगे, 10 20 नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे यूरिया फर्टिलाइजर है उसमें 1 ही पाए जाते हैं, DAP फर्टिलाइजर है उसमें 2 पाए जाते हैं, लेकिन खाद में भैया सब पाए जाएंगे, माइक्रो से लेके मैक्रो तक, ठीक है। ये हो गया। देखिए ये सॉइल के स्ट्रक्चर को या सॉइल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, ठीक है। उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करता है, उसकी गुणवत्ता को मेंटेन करता है। और जो आपका फर्टिलाइजर होता है ना, उसकी गुणवत्ता को घटा बढ़ा देगा। पता लगा किसी न्यूट्रिएंट की अधिकता कर दोगे तो किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट को खत्म कर देगा। बात समझे कि नहीं? क्योंकि जानते हो जो फर्टिलाइजर होता है ना, जो तगड़ा होता है वो गरीबों को मार देता है, मतलब जो कमजोर होगा, जो कम मात्रा में होगा। तो ये भी है आपको, लेकिन जरूरत सबको होती है। तो ये भी पूछा जाता है सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन कौन करता है? तो मैन्योर। और कौन सॉइल फर्टिलिटी को घटा बढ़ा देता है? कौन करता है? आपका फर्टिलाइजर करता है। और देखिएगा
जो ये मैन्योर को बनाने में समय लगता है, लगभग 4 to 5 मंथ लग जाता है, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजर का ऐसा नहीं, आपके पास रॉ मटेरियल आप डेली निकालते रहो, तो ये भी है एक टाइम टेकिंग, इसका टाइम फिक्स है कि 4 से 5 मंथ के अंदर मैन्योर बनेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और क्या है, देखिए यहां पे पोषक तत्वों की मात्रा इसमें कम पाई जाती है, किसमें, मैन्योर में, लेकिन फर्टिलाइजर में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अब यहां पे FYM डालोगे, फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद, 0.5% नाइट्रोजन पाई जाती है। यहां पे क्या होते, यहां पे देखिए यूरिया डाल दिए, 46% पाई गई, ठीक है। और देखिए ये बल्कि नेचर के होते हैं। अब देखिए गोबर की खाद खेत में डालते हो, कैसे डालते हो, 5 ट्रॉली 2 ट्रॉली, लेकिन यूरिया और DAP कैसे डालोगे, 1 बोरी या आधी बोरी डालते हो नहीं। कहने मतलब बल्कि नेचर को होते हैं, इनका यूज खूब किया जाएगा तो छोटा सा मिलेगा, इनका क्या, ये कम यूज करके इनको ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते। ये सब भैया बेसिक डिफरेंट है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए एक टर्म है कि सिंचित दशा में कितना देंगे, असिंचित दशा में कितना देंगे, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। क्या कि NPK जो देते हैं, कितना देते हैं, 120 60 40, तो 120 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस और 40 kg पोटास आपको देते हैं, ठीक है। देखिए जितना भी नाइट्रोजन लगेगा उसमें 2.17 से गुणा कर दोगे, 2.17 से गुणा कर दोगे तो आपका यूरिया का भार आ जाएगा, ठीक है। अब कहोगे सर जी हम 120 kg नाइट्रोजन दे रहे हैं, ठीक है, अब कितना यूरिया देंगे, यूरिया डायरेक्ट नाइट्रोजन तो मिलेगा नहीं। अब यूरिया अगर नाइट्रोजन देना है तो आप किससे देते हो, यूरिया से देते हो। अब यूरिया में, ठीक है, आपके नाइट्रोजन में 2.17 से गुणा कर दोगे तो यूरिया का भार आ जाएगा, जितना आएगा उतना खेत में आप डाल दोगे तो आपको 120 kg नाइट्रोजन मिल जाएगा। चलिए ये भी पूछा जाता है सिंचित दशा में जो NPK देते हैं कैसे देते हैं, जरा समझिएगा। देखिए नाइट्रोजन का आधा डोज, देखिए यहां पे लिखा भी है, बुआई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा कब दे देंगे, बुआई के समय। अभी फास्फोरस और पोटास की आधी मात्रा बची है, आधी मात्रा कब देंगे, जब पहली सिंचाई करते हैं उसी के समय दे देते हैं। और असिंचित दशा में क्या करेंगे, तीनों एक ही साथ दे देते हैं, कब दे देते हैं, बुआई के समय दे देते हैं। चलिए इतना आप समझ गए होंगे। खरपतवार नियंत्रण के लिए देख लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है, आज के डेट में यहां से क्वेश्चन आते हैं, इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए खरपतवार और क्रॉप में कंपटीशन कब कब होता है, इस पे चर्चा करेंगे। कंपटीशन कब कब होता है, कितने दिनों तक होता है, 30 से 40 दिन तक होता है। कितने दिन तक, 30 से 40 दिन तक होता है। तो 30 से 40 दिन तक आपस में कंपटीशन करते हैं, ठीक है। किसके लिए, पानी के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, मेनली 4 चीज के लिए कंपटीशन करता है वीट खरपतवार हमारे फसल से। कारण स्पेस मतलब जगह जानते ही हो, पानी मतलब जानते ही हो, प्रकाश आप जानते हो, पोषक तत्व, यही 4 चीज का कंपटीशन होता है फसल और खरपतवार में। सॉरी, तो ये 4 चीज होती है, कौन सी आपकी बता दिया। कितने दिन आपस में करते हैं, 30 से 40। इससे कितना उपज में हानि होता है, 10 से 40%। तो पूछा जा सकता है कि गेहूं की फसल में खरपतवार से कितना प्रतिशत का हानि होता है, तो 10 से 40% का होता है, ठीक है। तो चौड़ी पत्ती एक खरपतवार होता है, एक सकरी पत्ती, ठीक है। तो चौड़ी पत्ती खरपतवार आप जानते हो, ठीक है, कौन सा होता है, सेंजी का क्या नाम है, मिलीलोटस एल्बा, ठीक है। बथुआ हो गया चिनोपोडियम एल्बम, कृष्णनील हो गया एनागैलिस अर्बेंसिस, चटरी मटरी हो गया लैथारस स्पीसीज। तो ये 4 इसके मेजर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, बथुआ होता है। बथुआ आप जानते हो C4 है, मैंने आपको अभी कल बताया था, विटामिन ए इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसके कंट्रोल के लिए देखिए, इसके कंट्रोल के लिए आप क्या डालते हो, 2,4-D डालते हो। क्या डालते हो, 2,4-D डालते हो। चौड़ी पत्ती खरपतवार को रोकथाम के लिए सबसे अच्छा हर्बिसाइड रबी सीजन में क्या है, 2,4-D। 2,4-D का यूज कब करते हो, ये भी पूछा जाता है। 2,4-D का यूज करते हैं बुआई के बाद, जब प्लांट जर्मिनेट कर जाता है तब करते हैं। 2,4-D का फुल फॉर्म क्या है, लिख लीजिएगा, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक
एसिड। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। तो लगभग 25 से 30 जब पहली इरिगेशन करते हैं, पहली इरिगेशन के बाद तुरंत कर देते हैं किसका, 2,4-D। 2,4-D का यूज किसमें करते हैं, चौड़ी पत्ती खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए। एक चीज और पूछा जाता है, 2,4-D ऐसा हर्बिसाइड है जिसका यूज हार्मोन्स के रूप में भी किया जाता है, ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में भी किया जाता है। देखिए, अगर 2,4-D का यूज लेस देन 20 ppm आप यूज कर रहे हो, ppm मतलब आप समझते हो ना, पार्ट पर मिलियन, 20 मिलियन से कम पार्ट पर मिलियन मतलब लेस देन 20 ppm यूज करोगे तो ये हार्मोन्स का काम करेगा। अगर मोर देन 20 ppm यूज करोगे तो किसका काम करेगा, वो हर्बिसाइड का काम करेगा। ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि अगर लेस देन 20 यूज करोगे तो बढ़ा देगा, मतलब उसको ग्रोथ कराएगा। अगर ज्यादा लेस देन 20 मोर देन 20 कर दोगे तो भैया उसको खत्म कर देगा। तो ये चीज एक पहला हर्बिसाइड ऐसा है जो ग्रोथ रेगुलेटर का भी काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे सकरी पत्ती वाले खरपतवार। सकरी पत्ती, जैसे गेहूं का पत्ती कैसा होता है, सकरी होता है, इसी जैसे। गेहूं का मामा कैसे होता है, इसी जैसा होता है कि नहीं। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो यहां पे बात आती है जंगली जई एबना फतुआ, गेहूंसा फेलरिस माइनर कहां से आया था, मैक्सिको में आया था। कब आया था, 1960 में आया था। ठीक है, और इसका टेस्ट वेट कितना होता है, 2 ग्राम होता है। ये सब चीजें मैंने डिस्कस कर दी थी। इसका दूसरा नाम क्या है, कॉमन नेम गुल्ली डंडा या मिमिक्री बीट। मिमिक्री बीट मतलब उसी जैसे देखने में लगता है। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पे बात आती है कि इसको रोकथाम के लिए क्या यूज करते हैं, सल्फोसल्फ्यूरान, पेंडिमेथिलीन, यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, देख लीजिएगा, और आइसोप्रोट्यूरान। 3 चीज है। देखिए, सबसे पहले क्या यूज किया जाता था, आइसोप्रोट्यूरान। लेकिन ऐसा हुआ ना, पंजाब हरियाणा में इतना यूज कर दिया गया आइसोप्रोट्यूरान, वहां पे ना इसकी सॉइल रेसिस्टेंट बना ली, डालने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तब इसकी जगह फिर क्या डालने लगे, सल्फोसल्फ्यूरान डालने लगे। क्या डालने लगे, सल्फोसल्फ्यूरान डालने लगे। आज के डेट में ना सल्फोसल्फ्यूरान भी नहीं काम कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको भी खूब डाल दिया गया। तो आज की डेट में कौन सा हर्बिसाइड यूज किया जा रहा है, तो आप लिख लीजिएगा, किया जा रहा है पिनोक्साडान। ठीक है, पिनोक्साडॉन। ठीक है, पिनोक्साडॉन यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें है। तो सल्फ्यूरान अगर पूछा जाता है, यहां तो भी ये थोड़ा बड़े लेवल के एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन सल्फोसल्फ्यूरान, आइसोप्रोट्यूरान में अगर पूछा जाए गेहूंसा के नियंत्रण के लिए सबसे अच्छी हर्बिसाइड कौन सी है, सबसे अच्छा खरपतवार नाशी क्या है, तो आप क्या कहोगे, सल्फोसल्फ्यूरान। क्यों, क्योंकि देखिए आइसोप्रोट्यूरान कितना दे रहे हैं, 800 से 1000 ग्राम, और सल्फोसल्फ्यूरान कितना दे रहे हैं, 330 ग्राम के आसपास। देखिए, आपको कोई बीमारी हो, हम आपको एक दवा दे दें वो ठीक हो जाए, कोई डॉक्टर 10 दवा दे रहा है तब ठीक हो रहा, तो ठीक कौन हुआ, एक गोली वाला ना। आप गेहूंसा के नियंत्रण आपको करना है कि नहीं। अब यहां पे 1 लीटर के बजाय हम 350 लगभग 330 ग्राम दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा कौन होगा, सल्फोसल्फ्यूरान। इसी वजह से सबसे अच्छा खरपतवार नाशी गेहूंसा के लिए, ठीक है, गेहूं के मामा के लिए कौन सा होता है, सल्फोसल्फ्यूरान होता है। कौन सा होता है, सल्फोसल्फ्यूरान। बीच में देखिए एक लिखा है पेंडिमेथिलीन, तो पेंडिमेथिलीन भी यूज किया जाता है, लेकिन जो यूज करने का तरीका होता है इस पे जरा देखिएगा। देखिए, जो एप्लीकेशन किया जाता है, जो यूज किया जाता है, तो 3 होते हैं। एक प्री प्लांटिंग होता है, एक प्री इमरजेंस होता है, एक पोस्ट इमरजेंस। प्री प्लांटिंग क्या होता है, बुआई के पहले जो डाल रहे हो आप, जो बुआई के पहले डाल रहे हो, प्री प्लांटिंग कहलाता है। बुआई के बाद जमाव से पहले, बात समझे नहीं, जैसे सीड आप क्या किए, बो दिए, और जमाव होता है 1 हफ्ते के बाद, होता ही नहीं। इसके बीच में जो डाल दे रहे हो, जमाव के पहले डाल दे रहे हो, वो प्री इमरजेंस होता है। और जो चीज जमाव के बाद डाल रहे हो वो क्या होता है, पोस्ट इमरजेंस होता है। समझ गए कि नहीं आप। तो गेहूंसा, सल्फोसल्फ्यूरान, ये सब को कंट्रोल करने के लिए ये दोनों क्या है आपको, आइसोप्रोट्यूरान, सल्फोसल्फ्यूरान, ये हैं आपके पोस्ट इमरजेंस। जब गेहूं और गेहूंसा जर्मिनेट कर जाता है उसके बाद डाला जाता है, ठीक है। और पेंडिमेथिलीन क्या है, प्री इमरजेंस है, बुआई के तुरंत बाद डाल दिया जाता है, और
सीड जर्मिनेट नहीं किया रहता। 2,4-D भी क्या है, पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड है। और बात अगर करेंगे प्री प्लांटिंग मतलब बुआई के पहले कौन सा डाला जाता है, तो 2-3 है, उसको आप लिख लीजिएगा। ग्लाइफोसेट हो जाता है तो नॉन सेलेक्टिव है, ठीक है। और ठीक है, ऐसे करके डाइकाट पैराक्वाट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। तो यही सब फ्लूक्लोरालिन है। तो 3-4 हैं, आप याद रखिएगा। ये सल्फोसल्फुरान आइसोप्रोट्यूरान क्या होते हैं, ये आपके पोस्ट इमर्जेंस होते हैं। अब बात करेंगे बीमारी की, ठीक है। बीमारी की बात करेंगे तो सबसे पहले बीमारी कौन सी आती है, गिरवी, जिसको बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। आप लिख लीजिएगा, क्या बोल रहे हैं, रस्ट। तो रस्ट किससे होता है, फंगस से होता है, ठीक है। तो इसमें रस्ट 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक चीज और पूछा जाता है कि इस कवक के बारे में कौन पता लगाया था, केसी मेहता साहब ने, करमचंद्र मेहता साहब थे। करमचंद मेहता ने गिरवी साइकिल के पे काम किया, गिरवी साइकिल के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। तो पूछा जाता है कि गिरवी बीमारी पे पता लगाने वाला, गिरवी बीमारी को पता लगाने वाला वैज्ञानिक कौन है, तो आप क्या कहोगे, केसी मेहता। तो 3 टाइप की गिरवी होती है, एक भूरी, एक काली और एक हो गया पीली। तो आप याद रखिएगा, भूरी मतलब ब्राउन रस्ट, इसका अदर नाम क्या है, लीफ रस्ट, ऑरेंज रस्ट। काली गिरवी मतलब ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट कहते हैं। पीली गिरवी को येलो रस्ट या स्ट्रिप रस्ट कहते हैं। ये इसका कॉमन नेम आप जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है, ये जरूर पूछा जाता है, इसको आप याद रख लीजिएगा कि लीफ रस्ट या ब्लैक रस्ट किसको कहेंगे, ऑरेंज या स्टेम रस्ट किसको कहेंगे, स्टेम रस्ट किसको कहेंगे। तो ये चीजें आती हैं। देखिए सबसे पहले कौन सी बीमारी, तीनों गिरवी में कौन सा खतरनाक होता है, ये भी पूछा जाता है कि तीनों गिरवी में सबसे खतरनाक गिरवी कौन सी होती, काली होती है। काली गिरवी का अटैक उसके सीड तक, उसके इकोनॉमिक पार्ट तक होता है, ठीक है। देखिए पहले उस पे क्या होगा, येलो गिरवी वाली आएगी, ठीक है, फिर ब्राउन हो जाएगा, फिर ब्लैक हो जाएगा। कहने का मतलब सबसे खतरनाक क्या होता है, आपका ब्लैक गिरवी होता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, किलर डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किलर डिजीज ऑफ व्हीट किसको कहेंगे, काली की, ठीक है, काली गिरवी को कहते हैं। तो इसका कॉजल ऑर्गेनिक आप याद रखिएगा। भूरी गिरवी के क्या, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा और पक्सिनिया स्ट्रिसफॉर्मिस और पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रेटिसाई, ये याद रखिएगा। कहोगे सर जी ये बीमारी लगती कैसे है, भाई देखिए जब फील्ड में नमी होगी, जब फील्ड में नमी होगी और ऊपर भी बादल होंगे, मतलब बारिश के आसार होंगे, धूप नहीं होगा, तो इस बीमारी का अटैक बढ़ जाता है। और हमारे एक सर थे, उन्होंने हमें बताया था कि नीचे ओट ऊपर बदराही, मतलब नीचे ओट हो, नमी हो, ऊपर बादल हो, घाघ मतलब भगवान, भगवान कहे या घाघ कहे, गिरवी धाई मतलब गिरवी आपके फील्ड में आ जाएगी, ठीक है। इसके उपचार के लिए आप क्या कर सकते हो, समय पर बुवाई करो, अधिक पानी ना दो, सिंचाई अधिक ना दो, नाइट्रोजन भी अधिक ना दो, उससे क्या होता है वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होता है तो भी दिक्कत आएगी। और क्या कर सकते हो भाई, अगर बीमारी लग गई है तो डाइथेन M45 या डाइथेन Z78 का छिड़काव आप कर दीजिए, या भाई रेसिस्टेंट वेराइटी यूज करिए, यही सब है। तो यहाँ पे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती। पूछा जा सकता कि नाइट्रोजन के अधिक उपयोग से कौन सी बीमारी को प्रमोट करता है, तो गिरवी, ठीक है। अधिक सिंचाई करने से कौन सी बीमारी प्रमोट करता है, तो गिरवी। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए करनाल बंट, ये भी बहुत अच्छा बीमारी है, इसके बारे में देखिए। करनाल बंट मोस्टली कहां पे लगता है, उसके इकोनॉमिक पार्ट कहां क्या होता है, सीड, सीड को एकदम काला कर देता है। इसी की वजह से इसको व्हीट कैंसर भी बोलते हैं। और किससे होता है, कवक से होता है। उस कवक का क्या नाम है, नियोसिका इंडिका, ठीक है। और एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर मित्रा साहब थे, देखिए लिखा भी है 1933 में इन्होंने इस कवक के बारे में खोजा, कहां पे, करनाल में, ठीक है। ये बीमारी कैसे ही होती है, मृदा और बीज जनित होती है। मृदा और बीज जनित मतलब ये बीमारी मृदा से भी होता है और सीड से भी होता है। सीड में फंगस होता है, सॉइल में भी फंगस होती है। तो जो बीमारी फैलती है मोस्टली 3 टाइप से फैलती है, सॉइल बॉर्न, एयर बॉर्न और सीड बॉर्न, मतलब या तो मृदा से, या तो एयर से, या तो उसके सीड से, ठीक है। तो ये क्या है आपका सॉइल बॉर्न और सीड बॉर्न डिजीज है। एक झुलसा होता है अल्टरनेरिया टिटिसिना, ये भी याद रख लीजिएगा, किससे होता है, आपके कवक से। एक मोलिया डिजीज बहुत पूछा जाता है ये बीमारी,
तो मोल्ले डिजीज किससे होता है? निमेटोड से होता है, बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। कंडवा बीज जनित अस्टिलैगो न्यूडा टिटिसाई, जो कंडवा डिजीज होती है ना, ये तीनों से होती है, लिख लीजिएगा, तीनों से होती है। किससे किससे? आपके सीड बॉर्न, एयर बॉर्न और सॉइल बॉर्न। लूज स्मर तो पूछा जाता है अस्टिलैगो न्यूडा टिटिसाई। पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, चुल्ली तास्ता जिसको बोलते हैं, एबिक कवक, इरिसाइफी ग्रेमनिस। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है? उसके स्टेम, उसके लीफ के ऊपर व्हाइट कलर के पाउडर एकदम जम जाते हैं, लेयर बना लेते हैं। प्लांट क्या कर पाता? रिस्पायरेशन नहीं कर पाता है, ठीक है, वो क्या कर पाता? ट्रांसपायरेशन नहीं कर पाता। जब उसके पूरे लेयर की परत आ जाती है तो वो टच में नहीं आ पाते, तो जैसे धीरे धीरे प्लांट सूखने लगता है, ठीक। एक टुंड्रू डिजीज होती है भैया, ये सब चीजें आप पढ़ लो, ठीक है। ये जितने कॉजल ऑर्गेनिज्म है, फंगस के नाम है, इसको जरूर आप पढ़िएगा, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल्ला डिजीज निमेटोड से होती है, ठीक है। चलिए प्रमुख कीट की बात करेंगे तो भैया आप इतना याद रखिएगा, दीमक। दीमक आप जानते हो, ओडोंटोटर्मस ओबेसस, टर्माइट जिसको बोलते हैं, गेहूं का प्रमुख कीट है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। सैनिक कीट, आर्मी इंसेक्ट बोलते हैं, इसका क्या नाम है? माइथिमना सेपरेटा, कहीं कहीं माइथिमना यूजिपकेटा भी लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों याद कर लीजिएगा। चूहा जानते हो कितना खतरनाक होता है, जब फसल मैच्योर होती है तो आके काट देते हैं सब, ठीक है। चूहे के नियंत्रण के लिए बहुत पूछा जाता है, क्या? एल्युमिनियम फास्फाइड, ठीक है, ये पूछा जाता है कि एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग करके आप चूहे को मार सकते हो। कहीं कहीं रेटाफिन भी मिलेगा, क्या? रेटाफिन, तो आप उसका भी यूज करके मार सकते हो। क्या करो? जहां पे बिल हो जाते हैं, जानते हो चूहा बिल कर देता, उस बिल में उस रेटाफिन या इस फास्फाइड की एक एक गोली आप रख दोगे, चूहा खा के मर जाएगा, ठीक है। गुजिया बिबिल, ये भी एक इंसेक्ट होता है, इसको आप इसके जूलॉजिकल नेम याद रखिएगा, ठीक है। क्या? टैनीमेकस इंडिकस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भैया, ये चीज तो जरूर याद रखिएगा, इसके तीनों जूलॉजिकल नेम, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे उपज की। किसकी बात करेंगे? उपज की बात करेंगे, तो उपज आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भारत में एवरेज उपज की बात करेंगे तो यही याद रखिएगा, ठीक है, कितना? 30 केजी पर हेक्टेयर, क्विंटल पर हेक्टेयर। गेहूं को भंडारित करने के समय दानों की नमी परसेंट कितना होता है? 10 से 12%, ये हो गया। लेकिन कटाई के समय, हार्वेस्टिंग के टाइम मॉइस्चर परसेंटेज कितना होता है? 20 to 25%, ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपसे खूब बनते हैं। कुछ चीजें और हम आपसे डिस्कस करेंगे, चलिए कर लेते हैं। सेलिंग परसेंटेज बराबर लिखिए दानों का कुल वजन, दानों का कुल वजन या वेट ऑफ सीड। उसके बाद लिख लीजिएगा वेट ऑफ ईयर, ईयर मतलब जानते हो उसकी बाल का कुल वजन इनटू 100, तो यही आपका क्या हो जाएगा? सेलिंग परसेंटेज। मतलब जो इकोनॉमिक पार्ट निकला है उसका कुल वजन और बटे उस बाली का कुल वजन और इनटू 100 कर दोगे तो सेलिंग परसेंटेज आ जाएगा। मान लीजिए उसके दानों का वजन 60 ग्राम आ गया, पूरे बाली का वजन कितना होगा? 100 ग्राम होगा, इनटू 100 कर दोगे तो 100 कट के कितना आया? 60। सेलिंग परसेंटेज कितना आ गया? 60% आ गया। तो एक क्वेश्चन बनता है गेहूं में सेलिंग परसेंटेज कितना होता है, तो आप क्या कहोगे? 60% होता है, ठीक है। और चलिए देखते हैं, और क्वेश्चन बनता है कि इसका हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है? कितना होता है हार्वेस्ट इंडेक्स? HI मैंने आपको बताया था। हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है? HI आप समझते हो, मतलब कटाई सूचकांक। कहने का मतलब कितना इकोनॉमिक पार्ट है, कितना बायोलॉजिकल पार्ट है। HI कितना होता है? लगभग 55% होता है। कितना होता है? 55%। ये क्या होता है? सिंक अपॉन सोर्स, सिंक अपॉन सोर्स। प्लांट का सोर्स क्या होता है? सोर्स होता है उसका वेजिटेटिव पार्ट, लीफ और स्टेम। फोटोसिंथेसिस कहां होता है? उसके वेजिटेटिव पार्ट में। जैसे फोटोसिंथेसिस सोर्स है किसका? लीफ और इसी का है भाई। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट करता है किसके सहायता से करता है? लीफ और स्टेम के। तो सोर्स हो गया। सिंक क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो पदार्थ इकट्ठा करता है, इकट्ठा किस रूप में करता है? सीड के रूप में। तो दोनों का अनुपात को क्या कहते हैं? हार्वेस्ट इंडेक्स कहते हैं। तो इसका हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है? लगभग 55% होता है। कितना होता है? 55% होता है। चलिए और लिख लीजिएगा
कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे गेहूं और सरसों का अनुपात क्या होता है? 9:1 होता है। कितना होता है? 9:1 होता है। और क्वेश्चन बनता है, आप लिख लीजिएगा कि भारत में कौन सी क्रॉपिंग पैटर्न यूज की जाती है? भारत में जो क्रॉपिंग पैटर्न यूज की जाती है, राइस और वीट का यूज की जाती है। पहले राइस की खेती करेंगे, फिर वीट करेंगे, यही पैटर्न होता। बाकी तो जैसे होता नहीं भैया, आपका पैटर्न क्या है पढ़ाने का? मैं कहूंगा मैं सिस्टम से पढ़ाऊंगा, पहले एक क्रॉप पढ़ाऊंगा। मैं आपको पहले कपास भी पढ़ा सकता था, लेकिन अब समझ सकते हो कि मेन क्रॉप कौन सी है? वीट है। तो वीट हम पहला पढ़ा रहे हैं, तो हम अपने पैटर्न से पढ़ा रहे हैं, एक पढ़ाई के पैटर्न से पढ़ा रहे हैं। ऐसे राइस और वीट हमारा एक पैटर्न है, जिस पैटर्न से हम खेती कर रहे हैं। ठीक है, यही सब क्वेश्चन बनते हैं। बाकी और कोई क्वेश्चन होगा वो क्लासरूम में डिस्कस किया जाएगा। अभी क्लासरूम में तो पढ़ाएंगे, वहां पे और ज्यादा पढ़ाएंगे, लेकिन इससे आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। तो भैया गेहूं आपका समाप्त हो गया, और आपको अब नए तरीके से पढ़ना है और नए मेथड से पढ़ना है। आपको पढ़ाई समझ में आ रही होगी, इस चीज की गारंटी है। और कहीं भी पढ़ रहे होंगे, आप कंपेयर भी कर लोगे, तो वहां पे लोग मेन मोटो क्या होता है? एग्रीकल्चर रट्टाफिकेशन, रट्टा मारो। ऐसा नहीं है सर, हाँ रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन कोई चीज समझ के पढ़ लोगे ना तो वो चीज भूलती नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे आपको सारा काम करवाया जाएगा, पहले समझाया जाएगा, फिर तो याद तो करवाया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। आप लोग यार शेयर करने में ना कोताही करते हो, कमेंट करने में कोताही करते हो, लाइक करने में भी कमेंट कोताही करते हो, सब्सक्राइब करने में तो कर लेते हो। करना चाहिए और करवाओ यार अपने दोस्तों से कह कह के। ठीक है, जो ना, क्योंकि यार देखो ऐसा तो है नहीं, आपके लिए यूजफुल वीडियो 100%। मैंने आपको डेली कुछ ना कुछ मैटर दे रहे हैं, तो इस वजह से। और देखिए, मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल जो हमारा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। जितना हम पढ़ा रहे हैं पूरा पीडीएफ आपको वहां पे दे देंगे। आप उस पीडीएफ के माध्यम से नोट्स बना सकते हो और अपने पढ़ाई को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं आपको